हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉन स्टॉप लर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा निकाले गए लोअर पीसीएस के पोस्ट के लिए हम लोग पीवाईक्यू का अध्ययन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोगों ने यूपी जीके एंड कंप्यूटर साथ ही साथ सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन था हमने समाप्त कर लिया है। अब हम हिंदी का पोर्शन समाप्त करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं हिंदी के उसको करने वाले हैं। देखिए, घटना चक्र प्रकाशन द्वारा 3 पुस्तकें निकाली गई थी, जिसमें एक में यूपी जीके और कंप्यूटर कवर था, एक में सारा सामान्य ज्ञान था और एक में इसमें हिंदी और डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो इस वीडियो में हम पूरी हिंदी कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर जो लोग चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने पहले के पीवाईक्यू की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है घटना चक्र पीवाईक्यू के नाम से, यूपी ट्रिपल एससी घटना चक्र पीवाईक्यू के नाम से। आप लोग जाके उसको ज़रूर विजिट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड एक छोटा सा कमेंट कर दिया करिए। आप लोग पॉजिटिव कमेंट देख के हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ बना सकें आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं बिना आपका कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ गया है। देखिए, इसमें सारे टॉपिक कवर है। इसमें पत्र, वर्ड, ध्वनि, विचार, शब्द प्रकार, ज्ञान, शुद्ध हिंदी, सारे मतलब इसमें टॉपिक कवर है। हाँ, मतलब जैसे कुछ लोगों का हिंदी अच्छी होती है बट हिंदी ऐसा है कि 10 में से 10 करने लायक है, तो इसमें भी कोई 1-2 प्रश्न गलती से गलत ना हो जाए, इसलिए आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देख कर जाइएगा पूरा। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को पत्र से जो है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पत्र लेखन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहला कथन है, अपने से छोटे को पत्र लिखते समय समापन, उपसंहार, तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, हितैषी जैसे शब्दों से होना चाहिए। दूसरा है, पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय, पूज्य जैसे शब्दों से प्रशस्ति होनी चाहिए। और तीसरा है, वैयक्तिक पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है। और चौथा इसमें दिया हुआ है ऑप्शन डी, सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे राइट हमारा देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही नहीं है। हमारा उत्तर डी हो जाएगा। देखिए, सादर नमस्ते का अभिवादन व्यक्तिगत पत्रों का महत्वपूर्ण अवयव है, न कि सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों का। अतः विकल्प डी का कथन सही नहीं है, जबकि विकल्प में दिए गए कथन सही है, अन्य विकल्प सही हैं। आगे दूसरा है, व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है। देखिए, इसमें पहला दिया हुआ है कथन, ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है, ऐसे पत्रों में संबोधन, महोदय, महाशय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें कथन जो 2 और 3 है ये सही है, बाकी पहला कथन गलत है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, व्यावसायिक पत्रों में विशिष्ट नियम, रूपरेखा की आवश्यकता होती है, अतः कथन 1 असत्य है। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। इसमें किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। आगे है, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है। इसमें पहला है, देखिए, इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। इसमें दूसरा है, इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं। तीसरा कथन है, इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। और चौथा कथन दिया हुआ है, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यही असत्य है, बाकी सारे कथन सत्य है। इसी प्रकार हमारा उत्तर डी हो जाएगा। देखिए, व्यक्तिगत पत्रों में आपसी संबंध का प्रभाव पत्र में पड़ता है। शेष कथन व्यक्तिगत पत्रों के संबंध में सत्य हैं।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मित्र का पत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, व्यक्तिगत अथवा वैयक्तिक पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों से तात्पर्य ऐसे पत्र हैं जिन्हें व्यक्तिगत पत्रों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, अन्य परिवारजनों को लिखा जाता है। आगे है, निम्न में से कौन सा कार्यालयीय पत्र नहीं है? तो इसमें निमंत्रण पत्र कार्यालयीय पत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में निमंत्रण पत्र कार्यालयीय पत्र नहीं है बल्कि सामाजिक पत्र है। प्रार्थना पत्र, प्रेस पत्र, विज्ञप्ति और संपादक के नाम पत्र कार्यालयीय पत्र है। आगे है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? तो ये औपचारिक पत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, अध्यक्ष नगर पालिका को लिखे गए पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। परिवार और सामाजिक व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न उद्देश्यों के कारण पत्र लेखन विविध स्वरूप धारण करता है। पत्र लेखन के अनेक प्रकार प्रचलित हैं, निजी, पारिवारिक, व्यावसायिक, सरकारी, अर्ध सरकारी इत्यादि। किंतु इन सभी प्रकार के पत्रों को दो भागों में बांटे जा सकते हैं। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? उसका पत्र आवेदन पत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, कक्षा 10 के छात्र द्वारा अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को लिखा गया पत्र आवेदन पत्र की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो ये कार्यालय पत्र में आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, महानगर पालिका के अध्यक्ष को लिखा जाने वाला शिकायती पत्र कार्यालयीय पत्र की श्रेणी में आएगा। आगे है, एक अनौपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? तो ये भवदेव उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति से पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर भवदेव लिखा जाएगा। आगे है, निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है? देखिए, इसको व्याख्या समझते हैं। यह प्रश्न अस्पष्ट है। औपचारिक पत्रों सरकारी अर्ध सरकारी में अभिनिवेदन के रूप में भवदी और आपका लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में आपका शुभेच्छ, शुभचिंतक आदि लिखा जाता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न के लिए सभी को पूर्ण अंक प्रदान किया था। आगे है, व्यक्तिक पत्र किनके माध्यम से लिखा जाता है? तो व्यक्तिक पत्र देखिए, सगे संबंधियों और मित्रों के माध्यम लिखा जाता है। देखिए, व्याख्या देखते हैं। व्यक्तिक पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, अन्य प्रियजनों को लिखे जाते हैं। व्यक्तिक पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होते हैं। आगे है, अपने विद्यालय को किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? तो ये व्यक्तिक श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र व्यक्तिक पत्र की कोटि में के अंतर्गत आएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो प्रेषक पत्र की विशेषता नहीं है। देखिए, एक अच्छे पत्र में उद्देश्य, उचित भाषा, सहजता, विनयशीलता, शिष्टाचार, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, व्याकरण, सुलेख आदि की विशेषता गुण होनी चाहिए। आगे है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा?
तो ये शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा। आगे है, देखिए व्याख्या देखते हैं। गंदगी के समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा। आगे है, DO लेटर का पूर्ण रूप है। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए DO लेटर का पूर्ण रूप है डेमी ऑफिशियल लेटर। आगे चलते हैं, DO पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है। तो देखिए इसको व्याख्या से समझते हैं। DO अर्ध सरकारी पत्र में अधिक्रमण अधोलेख लिखने के लिए आपका भवनिष्ठ शुभेच्छाकारी आदि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होना चाहिए, किंतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न के लिए सभी को समान अंक प्रदान किया है। आगे है, आत्मीयता के स्पर्श से युक्त पत्र है, ये अर्धशासकीय, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए अर्धशासकीय पत्र में शासकीय विषय तो होता है, लेकिन उसकी भाषा में आत्मीयता, सहजता, व्यक्तिगत स्पर्श भी रहता है। इसलिए आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त पत्र अर्ध शासकीय पत्र कहलाता है। आगे है, एक पत्र में विषय डैश तुरंत लिखा जाता है। कौन सा विषय? तो अभिवादन से पहले लिखा जाता है। देखिए औपचारिक पत्र में विषय को अभिवादन से ठीक पहले लिखा जाता है। विषय में संक्षिप्त रूप से पत्र के मूल आशय का उल्लेख किया जाता है। आगे है, कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है, ये वरिष्ठ से कनिष्ठ को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित होता है। किसी मंत्रालय या कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों के अनुपालन करने हेतु नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, अन्य सुविधाओं की स्वीकृति आदि के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा जो आदेशानुमा पत्र जारी किया जाता है उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। आगे है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो ये नीचे दाहिनी ओर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर कार्यालय आदेश के प्रारूप के नीचे दाहिनी ओर लिखा जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति या पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? तो ये कार्यालय आदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित चिट्ठी का अनुदान। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्यालय आदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के लिए यथा नियमित अवकाश का अनुदान कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। आगे है, परिपत्र कब जारी किया जाता है? परिपत्र देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से परिपत्र जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिपत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र कहा जाता है। आगे है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? उसे परिपत्र बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए
जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है, ये परिपत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, सभी राज्य सरकारों को या अनेक परिस्थितियों को सूचना देने अथवा सूचना मांगने के लिए एक साथ एक ही रूप में भेजा जाने वाला सरकारी पत्र परिपत्र कहलाता है। आगे है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे है, यदि कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन सभी संबद्ध कार्यालयों या एक साथ अनेक पृष्ठों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहा जाता है। आगे है, यदि सभी राज्य सरकारें कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे परिपत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? उसे अर्धशासकीय पत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, जब एक अधिकारी किसी महत्वपूर्ण सरकारी विषय पर किसी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तब उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। आगे है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो बाईं ओर प्रेषक, पदाधिकारी का नाम और पदनाम लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, शासकीय पत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है। पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर प्रेषक, पदाधिकारी का नाम, पदनाम लिखा जाता है। उसके बाद प्रेषित का नाम तथा पद और पता लिखा जाता है। आगे केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किए जाने वाला अभिवादन है। इसके लिए सर या मैडम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किए जाने वाला अभिवादन मैडम या सर है। आगे है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को निवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो उसे आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को निवेदन में आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए। आगे है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो ये कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता। देखिए, अधिसूचना का प्रयोग भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है। नेक्स्ट है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे, तो संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में प्रिय मित्र लिखेंगे। आगे है, कौन सा कथन असत्य या गलत है? देखिए, पहला है, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, तो ये सही है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये भी सही है। स्वनिर्देशन के लिए आपका सद्भाव लिखा जाता है, ये भी सत्य है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पूरा पदनाम का उल्लेख भी करता है, ये सही नहीं है। हमारा उत्तर डी हो जाएगा। देखिए, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करता है किंतु अपने पूरा पदनाम का हस्ताक्षर उल्लेख नहीं करता। आगे है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? तो ये माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे।
आगे है शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये गलत है। जबकि देखिए पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, ये सही है। और पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, ये भी सत्य है। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। शासकीय पत्र में पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। तिथि पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। आगे है किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सरकारी नियम, अधिकार, आदेश की सूचना के प्रसंग में भी होता है। आगे है अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। इसमें पहला है, देखिए यह सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होती है, तो ये सत्य है। बी दिया है, इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। अगला है, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है, तो ये भी सही है। आगे है ऑप्शन डी, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है, तो ये भी सत्य है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अधिसूचना में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता। अधिसूचना सामान्यतः गजट में प्रकाशित होती है। यह राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है। इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है, इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। राइट आंसर हो जाएगा अधिसूचना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए अधिसूचना का प्रयोग अधिकतर भारत में राजपत्र में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अधिसूचना। देखिए अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारत की राजपत्र में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है। आगे है, बाढ़ पीड़िता की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है? जिलाधिकारी को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए बाढ़ पीड़िता की सहायता के संबंध में, बाढ़ पीड़ितों के सहायता के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाता है। आगे है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, ये माननीय महोदय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए यदि किसी अधिकारी को पत्र लिखा जाता है तो संबोधन माननीय महोदय या महोदया लिखा जाता है। आगे चलते हैं। देखिए अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो ये व्यवस्थापक महोदय को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उस कार्यालय के व्यवस्थापक को पत्र लिखा जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किए जाने वाला सही अभिवादन क्या है? इसमें कोई भी अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए किस प्रकार, कार्यालय ज्ञापन ऑफिस मेमोरेंडम में कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता। आगे है, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो ये संपादक महोदय को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए आवेदन पत्र संपादक को लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
आगे है बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो ये थाना अध्यक्ष महोदय को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाना अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा जाएगा। आगे औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होता? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अभिवादन का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, औपचारिक पत्र कार्यालयीय अथवा व्यावसायिक पत्र होते हैं। इसमें विषय, पता, दिनांक आदि का उल्लेख किया जाता है, किंतु अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे है पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो ये शुभाशीष, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शुभाशीष को अभिवादन कहते हैं। देखिए, पत्र लेखन में शुभाशीष शब्द अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है। अपने से छोटे व्यक्तियों को लिखे गए व्यक्तिगत पत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? तो इसमें महोदय होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, व्यवसाय संबंधी पत्रों में संबोधन के लिए महोदय या महोदया का प्रयोग किया जाता है। आगे है इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है? तो ये बाहर भीतरी बातें। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, कार्यालय आदेश का प्रयोग सामान्यतः आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए किया जाता है। यह अनौपचारिक, संक्षिप्त और निर्वैयक्तिक होता है। आगे है आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो ये आयकर अधिकारी को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र आयकर अधिकारी को लिखा जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मुख्य बिजली बल्बों के आर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? तो ये संभरक को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें देखिए, मुख्य बिजली के बल्बों के आर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते समय संभरक को पत्र लिखा जाएगा। नेक्स्ट है कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? तो ये मंत्रालय, संबद्ध विभाग, प्रभाग और अनुभव सभी के लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है, उपयुक्त सभी के लिए। आगे देखते हैं। कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय में कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। इसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति, पदोन्नति आदि भी की सूचनाएं दी जाती हैं। आगे है छोटे संबंधियों को पत्र के संबंध में क्या लिखेंगे? इसमें इनको चिरंजीवी लिखा जाएगा। देखिए, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन के लिए चिरंजीव लिखा जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहन के विवाह के लिए शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। आगे है व्याख्या। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? तो 11 रूपों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार के केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया नियमन पुस्तिका में आधिकारिक संचार के लिए पहले ईमेल को आधिकारिक संचार का कागज रहित माध्यम बताया गया है। इसके बाद लिखित संचार के अन्य रूप के अंतर्गत 10 रूप दिए गए हैं। इस प्रकार कुल संख्या 11 बनती है। लिखित संचार के 10 अन्य रूप हैं पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, पृष्ठांकन और कायावृत्त। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में
सरकार के निर्णय की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए डी राइट हो जाएगा, प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। देखिए नीति के महत्वपूर्ण मामले जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णय की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है। आगे है, विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है? इसके लिए विदेश मंत्रालय जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए विदेश मंत्रालय जिम्मेदार है। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे वर्ण, ध्वनि और विचार से बनने वाले प्रश्नों को। इसमें सबसे पहले हम उच्चारण से प्रश्नों को देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो इसमें ए कंठ तालव्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कंठ और तालु के उच्चरित होने वाले कंठ तालव्य स्वर ए है, आ कंठ है तथा ई तालव्य है तथा ओ स्वर कंठोष्ठ है। नेक्स्ट है स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए इसकी व्याख्या, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ये ए का है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे है ए के उच्चारण स्थान का नाम है तो कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे है निम्न में कंठ तालव्य कंठ वर्ण है। इसमें कंठ वर्ण है अ और विसर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ह और विसर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए कंठ से उच्चारित अथवा जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से हो वे कंठ वर्ण कहलाते हैं। कंठ वर्ण है आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। आगे चलते हैं। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो देखिए इसमें अ कंठ वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है कंठ से उत्पन्न होने वाला वर्ण है तो कंठ से उत्पन्न होने वाला वर्ण ग और घ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। आगे है री ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो री ध्वनि का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए री ध्वनि का उच्चारण स्थान मूर्धा है। आगे है किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? तो ये घ व्यंजन के उच्चारण में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए घ व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती क्योंकि घ कंठ वर्ण है। विकल्पगत अन्य वर्ण च, ज, स तालव्य वर्ण होने के कारण इनके उच्चारण में जिह्वा का स्पर्श तालु से होते हैं। आगे है इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो ये ग्रीवा ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। मूर्धा आदि कंठ एवं दंतोष्ठ देवनागरी लिपि की ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है व का उच्चारण स्थान है तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए दांत से जीभ और ओठ के कुल योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है, वह इस वर्ग में शामिल है। आगे है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष्ठ ध्वनि वह है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए वह दंतोष्ठ ध्वनि य, तालव्य ध्वनि फ और ओष्ठ ध्वनि और मूर्धा ध्वनि है। आगे है ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? तो ओष्ठ वर्ण प, फ, ब, भ में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए विकल्प ए में उपलब्ध
प, फ, ब, भ ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। अतः प्रश्नानुसार विकल्प ए सही उत्तर है। देखिए वर्ण त, थ, द, ध, न, ल, स ये दंत वर्ण है और क, ख, ग, घ, ड़ और अ, आ विसर्ग और ह ये कंठ वर्ण है। फिर प, फ, ब, भ, म, उ ओष्ठ वर्ण है। ई, च, छ, ज, झ, ञ तालव्य वर्ण है और साथ में रि, र, स, ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य वर्ण है। आगे चलते हैं। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं तो ये कौन से व्यंजन होते हैं? ये देखिए ओष्ठ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। आगे है ट वर्ण उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये मूर्धन्य ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण उ है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो इसमें देखिए मूर्धन्य च, छ, ज, झ है ये सही नहीं है, जबकि ओष्ठ प, फ, ब, भ है ये सही है। कंठ क, ख, ग, घ है ये भी सही है और वत्स न, ल, र, श है ये भी सत्य है। आगे चलते हैं। देखिए इसकी व्याख्या च, छ, ज, झ तालव्य व्यंजन है न कि मूर्धन्य व्यंजन। से सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। वस्तुतः तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत ई तथा ई, च वर्ग, य तथा स आते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो इसमें यह दंत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यह वर्ण दंत नहीं है बल्कि तालव्य है। यह वर्ण त, थ, द, ध, न, ल, श दंत वर्ण है। देखिए इसमें त, थ, द, ध, न, ल, श। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दंत वर्ण कहते हैं। आगे है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये क के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए डॉक्टर हरदेव बाहरी के राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम क शब्द तत्पश्चात क इसके बाद छ वर्ण आता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा गृहीत स्वरों का युग्म सही है? तो इसमें उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। देखिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की पाठ्य सामग्री में ख को अरबी फारसी से आए शब्दों में प्रयुक्त वर्ण बताया गया है और आ को अंग्रेजी से आए शब्दों में प्रयुक्त वर्ण बताया गया है तथा इसलिए इस प्रश्न का परीक्षा की दृष्टि से यदि पूछने का उद्देश्य आगत गृहीत वर्ण है तो इसका सही उत्तर ख आ होगा। उत्तर ख आ होगा। ध्यान रहे कि प्रश्न में गृहीत स्वरों को पूछा जा रहा है जबकि ख स्वर नहीं है, व्यंजन है। इस दृष्टि से इसका उत्तर विकल्प ई होगा। शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से यहाँ गृहीत वर्ण होना चाहिए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है। आ स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसमें मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर है। मूल स्वर 4 हैं। इसमें अ, ई, उ, री तथा दीर्घ स्वर 3 है। इसमें आ, ई, उ है और संयुक्त स्वर ए, अ और ई के मिलाने से तथा ए, अ और ए के मिलने से तथा ओ, अ और उ के मिलन से तथा अ और ओ के मिलन से। नेक्स्ट है ई, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? इसका उच्चारण तालव्य से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए ई, च, छ, ज, झ, ई, य, श तालव्य व्यंजन है। इनका उच्चारण स्थान तालु है। आगे है च, छ, ज, झ। देखिए च, छ, ज, झ, ञ का उच्चारण होता है तो ये तालु से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए
च वर्ग च छ ज झ य का उच्चारण तालु से होता है। त वर्ग में त थ द ध न का उच्चारण दंत और प वर्ग का उच्चारण प फ ब भ म का उच्चारण ओष्ठ से होता है। आगे चलते हैं। अ और व वर्ण ध्वनियों के उच्चारण स्थान है। इसके उच्चारण स्थान कंठोष्ठ और दंठोष्ठ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए अ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से होता है, इसलिए इसे कंठोष्ठ या कंठोष्ठ है। और व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों इसके सहयोग से होता है, इसलिए यह दंतोष्ठ है। आगे है स का उच्चारण स्थान है, तो स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स का उच्चारण स्थान मूर्धा है, यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। आगे है य का उच्चारण स्थान है, तो य का उच्चारण स्थान तालु है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए य का उच्चारण स्थान तालु है। य का उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। ई च वर्ग और स का उच्चारण भी तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। नेक्स्ट है जिन स्वरों से उच्चारण में हवा नाक से बाहर निकलती है उन्हें डैश कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुनासिक कहते हैं। उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए जिन स्वरों से के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, हंसना शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, इसमें चंद्रबिंदु है अनुनासिक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चंद्रबिंदु अनुनासिक है। आगे देखते हैं, मानक हिंदी वर्तनी में चंद्रबिंदु को स्पष्ट रूप से अनुनासिक चिन्ह चंद्रबिंदु कहा गया है। वहीं यह भी कहा गया है कि अनुनासिक चिन्ह व्यंजन नहीं है, स्वरों का ध्वनि गुण है। हंसना में चंद्रबिंदु स्वर के नासिकीकरण को व्यक्त करता है, इसलिए यहाँ उसका प्रयोग अनुनासिक के रूप में हुआ है। अतः इस प्रश्न का उत्तर अनुनासिक है। आगे है जिह्वा की नोक पर जब दांतों की पंक्ति के सामने आने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या बोला जाता है? तो इसको वर्तस्य बोला जाता है। वर्तस्य। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए जीवा के नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से दंत मूल के संपर्क में आकर वायु से प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं तो ऐसे उच्चारण स्थान को वर्तस्य कहते हैं। आगे है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो झ का उच्चारण स्थान तालव्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए झ का उच्चारण स्थान तालव्य है, ग का उच्चारण स्थान कंठ और न का दंत है। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे स्वर से बनने वाले प्रश्नों को। पहला इसमें है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। व्याख्या से देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर वे हैं जो स्वयं बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चरित होते हैं और व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। आगे है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए इसके प्रकार है ह्रस्व स्वर, इसमें अ, ई, उ और री है। और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ है। और प्लुत स्वर में ओम है। आगे है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिह्वा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, इसमें ई, ए होते हैं। और मध्य स्वर, इसमें अ। और पश्च स्वर में उ, ओ, और आ है। आगे है हिंदी स्वर के प्रकार हैं। तो हिंदी स्वर के 3 प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए हिंदी व्याकरण में स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण की अवधि के आधार पर किया जाता है। इसके अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसमें ह्रस्व,
दीर्घ और प्लुत हैं। ह्रस्व स्वर का उच्चारण अल्प समय में और दीर्घ स्वर का उच्चारण ह्रस्व स्वर से अधिक समय में तथा प्लुत स्वर का उच्चारण दीर्घ स्वर से अधिक समय में होता है। इसी आधार पर हिंदी स्वरों के 3 प्रकार माने जाते हैं। आगे जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वे स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। आगे है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। देखिए, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ और री। आगे है, मध्य स्वर मध्य स्वर कहते हैं। किसको कहते हैं? देखिए, मध्य स्वर अ और अ को बोलते हैं। देखिए, मध्य स्वर अ को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अ मध्य स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग वायु को प्रभावित करता है उससे मध्य स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो उ संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, उ संयुक्त स्वर नहीं है, जबकि ए तथा ओ संयुक्त स्वर है। जिन स्वरों का निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ और ई से ए का और अ और ए से ए का तथा अ प्लस ई से अ और उ के संयोग से ओ का और अ और ओ के संयोग से औ का। नेक्स्ट है, औ स्वर है। तो औ कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें ई दीर्घ स्वर नहीं है। दिए गए विकल्पों में आ, ई, उ दीर्घ स्वर है, जबकि ई लघु स्वर है। नेक्स्ट है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें आ दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, हिंदी में वर्णों की संख्या 11 है, जिन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ तथा संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ओ और एवं औ आते हैं। नेक्स्ट है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है? तो ये स्वर है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ये स्वर है। देखिए, उच्चारण के समय की दृष्टि के मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर अ, ई, उ कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं, उनको गुरु स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उनको गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ होता है। आगे है, निम्न में दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर इसमें ऑप्शन नंबर ई, बी राइट हो जाएगा। देखिए, दीर्घ स्वर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ, ई, उ दीर्घ स्वर है, अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर है तथा ए, ओ, औ संयुक्त स्वर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें
ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, उन स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं तथा अ, ई, उ दीर्घ स्वर और ए, ओ असंयुक्त स्वर हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? तो विपरीत स्वर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, स्वर उच्चारण में जीभ का अग्र, मध्य और पश्च भाग सहायक सिद्ध होता है। इसी आधार पर हिंदी स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं: विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। आगे है अर्धविवृत स्वर है, तो अर्धविवृत स्वर है ए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, ए अर्धविवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा अर्धसंवृत से भी कम उठती है वे अर्धविवृत कहलाते हैं। ये है ए और ओ। ए और औ। आगे है भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो उ पश्च संवृत है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम आता है, अतः यह पश्च स्वर है। उ के उच्चारण में ओष्ठ विवृतमुखी तथा वृत्तमुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत स्वर भी होता है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अ अयोगवाह हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंग और अ अयोगवाह है। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्र है। आगे है अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, अनुस्वार पंचम वर्ण ण और न और म का कार्य करता है। आगे है ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो ये अंग और अ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अंग और अ अयोगवाह है, न तो ये स्वर है और न ही व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। आगे है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निरानुनासिक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है तो उन्हें निरानुनासिक स्वर कहा जाता है, जैसे अ। आगे है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चांद और सास, इसमें अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। व्याख्या देखते हैं। दिए गए शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। आगे है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व होता है हो जाए तब वह क्या कहलाता है? वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब उन्हें युग्मक ध्वनियाँ कहा जाता है। आगे है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो प्लुत स्वर में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इनका कोई पृथक मात्रा चिन्ह नहीं होता। इनके लिए 3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। हिंदी में सामान्यतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे है निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो इसमें द्वित्व स्वर का वर्गीकरण नहीं है, जबकि ह्रस्व, संयुक्त और प्लुत स्वर का वर्गीकरण है। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे, देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में द्वित्व स्वर का वर्गीकरण नहीं है। स्वर वर्णों का वर्गीकरण ह्रस्व स्वर जिसमें अ, ई, उ, री है, दीर्घ स्वर जिसमें आ, ई, उ है और संयुक्त स्वर जिसमें ए, ओ, औ के रूप में किया जाता है। मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के रूप में किया जाता है। आगे है व्यंजन
कौन सी ध्वनि इस अब हम देखेंगे व्यंजन से बनने वाले प्रश्नों को। देखिए कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, इसमें ज ध्वनि महाप्राण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जिसमें ख, घ, छ, छ तथा समस्त ऊष्म वर्ण जिसमें स, श, ह आते हैं, इस प्रकार के व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय तथा पंचम वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व भी अल्पप्राण व्यंजन है। अतः स्पष्ट है कि ज महाप्राण व्यंजन नहीं है बल्कि अल्पप्राण व्यंजन है। आगे है निम्न में अल्प व्यंजन कौन सा है, तो इसमें ग अल्प व्यंजन है। देखिए अल्प व्यंजन को याद रखने के लिए ट्रिक है 1, 3, 5 याद रखिए। अल्प व्यंजन जो 1 के स्थान पे और 3 के स्थान पे और 5 के स्थान पे रहेगा वो अल्प व्यंजन है, बाकी सारा वो अल्पप्राण है। बाकी इसमें जो भी बचेगा वो महाप्राण हो जाएगा, यानी 2 और 4 महाप्राण हो जाएंगे। देखिए आगे है निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो इसमें भ महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ख, छ और ठ महाप्राण वाला समूह है, वर्णों वाला समूह है। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, यह महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, तो ये ज स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ज व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। आधुनिक पारिभाषिक शब्दावली में स्पर्श संघर्षी व्यंजन 5 है। च, छ, ज, झ, यह च वर्ग। नेक्स्ट है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये 25 है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ये व्यंजन है क से म तक। आगे चलते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है, तो सभी स्पर्श व्यंजन क, च, प, द सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है। इसके अतिरिक्त 2 उच्छिष्ट व्यंजन और 2 अयोगवाह एवं 4 संयुक्त व्यंजन है। इसमें 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी में कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। आगे है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ 52 है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। मूलतः हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ 52 है। इसमें स्वर 11, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, इंथस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4 है तथा द्विगुण व्यंजन 2 है। इसमें ढ और ढ द्विगुण व्यंजन है तथा अनुस्वार और विसर्ग है। आगे है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, इसमें ह संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन 4 है। इसमें स, श, स, ह है। आगे है र का विवरण है, तो देखिए र का विवरण है वतस्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन है। र वतस्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो ये ल पार्श्विक व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए य व अर्ध स्वर है तथा ल पार्श्विक व्यंजन जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकलती है, और झ तालव्य सघोष महाप्राण है तथा स तालव्य अघोष महाप्राण है। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि और अघोष तथा महाप्राण ध्वनि है, ये ख है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए ख
स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि और सघोष और महाप्राण ध्वनि है। क अघोष एवं अल्पप्राण तथा ग घोष एवं अल्पप्राण तथा घ घोष तथा महाप्राण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से घोष के संबंध में असंगत विकल्प है। तो घोष के संबंध में देखिए, इसमें पहला दिया हुआ है सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं, और ऑप्शन बी दिया हुआ है इनकी कुल संख्या 30 है। और आगे दिया हुआ है घोष का अर्थ है नाद या गूंज, और आगे दिया हुआ है सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण घोष हैं। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए घोष अर्थात नाद या गूंज होता है। घोष वर्णों की उच्चारण में स्वर तंत्रिका कंपन होता है। सभी स्वर घोष होते हैं। वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण घोष नहीं बल्कि अघोष होते हैं। सामान्यतः तीसरे और चौथे और पांचवें वर्ण घोष माने जाते हैं। इसके साथ ही य, र, ल, व और ह भी घोष हैं। इसलिए सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण घोष हैं तथा यह कथन असंगत है। आगे चलते हैं। सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण ब है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए ब सघोष वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं उन्हें स्वघोष, सघोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं होती रहती उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष वर्ण है क, ख, ग, च, छ, ट, ठ, प, फ, स, श। सघोष वर्ण है प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण च है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे है अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स है। आगे है निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें प अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो ये सघोष है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन के रूप में किया जाता है। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण स्पर्श संघर्षी, नासिक, अर्धस्वर, पार्श्विक, लुंठित और उच्छिष्ट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए स्वर तंत्रों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, सघोष और अघोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं रहती वे अघोष कहे जाते हैं। आगे चलते हैं। हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ई यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उच्चारण के आधार पर हिंदी व्यंजनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। इस प्रकार विकल्प में 3 संख्या न होने के कारण सही उत्तर ई होगा। आगे है हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? इसमें स, श, स और ह उष्म व्यंजन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कौन उष्म व्यंजन नहीं है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग, उष्म व्यंजन नहीं है। देखिए उष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। स, श, ह उष्म व्यंजन है, जबकि ग स्पर्श व्यंजन है। आगे है उष्म व्यंजन कौन सा है? तो इसमें ह उष्म व्यंजन है। आगे है हिंदी वर्णमाला में छ और ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? इसके ठीक बीच में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, य है। देखिए हिंदी वर्णमाला में छ और ड के बीच में य अक्षर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? इसमें य, र, व, ल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसमें व अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसमें य, र, ल, व। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा य। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, इसमें ल अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे है य र ल व किस वर्ण के व्यंजन है, तो ये अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर व व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं, तो ये 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है, इसमें ध त वर्ग में नहीं है। आगे चलते हैं, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, क के बाद ज दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में क के बाद श व्यंजन दिखाई देता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसमें स संयुक्त व्यंजन नहीं है, जबकि त्र, श और श कश संयुक्त व्यंजन है। आगे है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लिखित भाषा में देखिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क और श से ज, कश, और त और त्र से त्र, और ज और य से ज्ञ, और श और र से श्र। आगे है संयुक्त व्यंजन ज्ञ बना है, तो ये ज और य से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कश, त्र, ज्ञ और श्र, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो इसे वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आगे है जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अयोगवाह बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह हैं, ये स्वरों के सहारे चलते हैं, स्वर एवं व्यंजन दोनों के साथ इनका उपयोग होता है। आगे हैं वे ध्वनियाँ जिनका योग स्वर एवं व्यंजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता परंतु हिंदी वर्णों में आवश्यक कहलाती हैं, वे हैं अयोगवाह ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे है काकल्य वर्ण कौन सा है, तो काकल्य वर्ण ह है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ के झटके से खोलकर बाहर निकलती है, उसे काकल्य वर्ण कहते हैं, जैसे ह। आगे है जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण को उसका क्या स्थान है, तो इसका स्थान है ऑप्शन नंबर सी काकल्य। देखिए जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान काकल्य है। ह व्यंजन को स्वर तंत्र मुखी का काकल्य वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण के समय वायु बिना किसी उच्चारण स्थान का स्पर्श किए मुख से तेजी से प्रवाह से निकल जाती है। ह सघोष व्यंजन भी है। आगे है उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है, तो ये संपृथक ध्वनि है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वह संपृथक ध्वनि कहलाती है, जैसे समलंब, यहाँ स और ब ध्वनियों के साथ म संयुक्त हुई है। आगे है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। आगे है देखिए इसकी व्याख्या,
प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे रामायण र और अ तथा म अ और य अ र अ से मिला है बना है। आगा है भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। शब्द को भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई माना जाता है। आगे है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, किंतु भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। शब्द वर्णों का सार्थक समूह होता है। अतः देखिए अब अगले वीडियो में हम शब्द रचना को पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट और लाइक और पॉजिटिव कमेंट देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी प्रकार के और भी वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।